Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the new episode of Architect series. Today we are having architect Faisal Sami with us and it's an honor for me to take his interview today. अगर मैं मिस्टर फैसल समी की बात करूं तो इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है. ये अभी करंटली लाहौर IAP के चेयरपर्सन भी हैं. इसके अलावा ऑल अराउंड पाकिस्तान में इन्होंने कंस्ट्रक्शन के बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं. इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं. तो अब मैं आपको लेके चलूंगी फैसल समी के पास. आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी. जी फैसल साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम. जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. वालेकुम सलाम. थैंक यू फॉर कमिंग. अच्छा फैसल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आपका चाइल्डहुड कैसा था और क्या मेमोरीज है आपकी? बचपन बहुत हसीन था, जो कि मेरे ख्याल में हर किसी को लगता है. बचपन में मेरे पर ना एक लेबल लग गया था कि शायद मैं शरारत नहीं करता हूँ. अच्छा. अगर मैं कभी शरारत कर भी देता था तो कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता था. सो आई गेस कि वो शरारती भी था. मेरी वालदा अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे बताती है कि तुमने मेरे लिए काफ़ी ऐसी शरारतें भी की हुई हैं जो मुझे मुश्किल में डाल देती थी. अच्छा. और लेकिन वही बात है कि मैंने एक दफ़ा अपने नेबर्स की गाड़ी के साइलेंसर में पानी का पाइप रख के देखा कि ये कितनी देर में फिल होगा और वो मैंने उसको ख़राब तो कर दिया. और जिस वक्त वो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि गाड़ी के साइलेंसर में पानी है तो वो ढूंढ रहे थे कि किसने किया और मैं साथ खड़ा हुआ था, मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था. सो इट वाज वंडरफुल. नाइस. अच्छा, ऐसा है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो बड़े खामोश होते हैं, उनका बचपन बड़ा खामोश होता है और वो हर टाइम अपनी क्रिएटिविटी में बिजी होते हैं. ऐसा था? हाँ, आपको एक कहीं न कहीं वो चीज़ उस वक़्त तो नहीं पता होती कि ये क्या है, क्रिएटिविटी है, क्या है, लेकिन आपके अंदर ना एक इन्क्विजिटिव सेंस होती है और एक ख़ास ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप को अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो आप उसके बारे में इंक्वायर ज़हन में कर रहे होते हो कि ये क्या है, क्यों आपको ये अच्छी लग रही है, रीज़न नहीं पता होती, बट आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हो, आप उसके बारे में देखते हो. लाइक मैं बचपन में जब कभी कोई हिस्टोरिकल साइट्स पे जाता था अपने पेरेंट्स के साथ, कज़न्स वगैरह के साथ, तो मुझे उसकी बारीक डिटेल्स जो है वो नज़र आ रही होती थी. मैं उनको गौर से देख रहा होता था कि ये क्या है, ये कैसे बना होगा. ऑब्वियसली उस वक्त तो इतनी सेंस नहीं थी कि और ना ही पता था कि फ्यूचर में जाके आर्किटेक्ट बन जाना, लेकिन वो हमेशा से अट्रैक्ट करती है. अच्छा, मुझे लगता है कि बिल्कुल गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है. यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी सलाहियत होती है, स्पेशली जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनमें. और फिर आपको शायद पॉलिश किया होगा NCA ने, क्योंकि आपने NCA से ग्रेजुएशन किया. तो जिस टाइम आपने NCA से ग्रेजुएशन किया था, आई थिंक अभी भी NCA का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी बात है कि NCA से आप ग्रेजुएट हो. और फिर इवन हमारे पूरे पाकिस्तान में NCA अभी तक NCA लेवल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है. तो इस इंस्टीट्यूट ने आपके इस प्रोफेशन में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके करियर में क्या रोल प्ले किया? आपने जहाँ से बात का आगाज किया था वो ये था कि यकीनन ये गॉड गिफ्टेड होता है, हर किसी में नहीं होता. मेरी शुरू से ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैं काफ़ी ना डिटेल्स में जाके काम करता था. तो जब NCA में एडमिशन लेना था उससे पहले NCA का टेस्ट जो है ना वो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता था. तो उसमें हम कुछ फ्रेंड्स थे, हमने एक जगह पे ड्राइंग सीखना शुरू की. तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मतलब इतनी तुम डिटेल में जाके काम करते हो कि जो एक लाइव मॉडल सामने बैठा है उसने जो घड़ी पहनी है तो उस घड़ी की जो सुइयों का साया तुम वो भी बना रहे हो, बस इतनी डिटेल्स में मत जाओ. उसकी वजह से मेन काम बाज़ दफ़ा रह भी जाता था. तो ये चीज़ है कि गॉड गिफ्टेड होता है. यकीनन NCA को मैं अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकता. बिल्कुल उस NCA में जो सीखा वहीं से आर्किटेक्चर की डिग्री ली तो उसी की वजह से आज नाम है और वो सीखा. आपकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, अब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ओवर द टाइम जो आप सीखते हो वो ही आपकी डिज़ाइन फिलॉसफी बनती है. इनफैक्ट उसके अंदर बेस्ड होती है जो आपको जिस किस्म के आपको प्रोजेक्ट करने को मिले, डिज़ाइन करने को मिले, आपका आपके क्लाइंट्स के साथ किस तरह का इंटरेक्शन रहता है, मार्केट ट्रेंड्स एंड द अवेलेबल मटेरियल, ये सारी चीज़ें मिल के करती हैं. अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक नाम दूं तो वो होगा प्रैक्टिकलिटी. क्या आपने कुछ डिज़ाइन करना है, इट शुड बी प्रैक्टिकल. आप आर्किटेक्चर में आप स्पेसेस डिज़ाइन कर रहे हो, दीज आर फॉर लिविंग बीइंग्स, उन्होंने यूज़ करना है. अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगी तो वो एलियन स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, वो एलियन स्पेसेस बन जाएंगी. इसलिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिकलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और शायद मेरी फिलॉसफी भी यही है.
और फैज़ल साहब कितना इसमें रोल होगा ना एक ऑनेस्टी और लॉयल्टी से काम करने का, लाइक अगर आप अभी जैसे हम 1997 की बात कर रहे हैं जब आपने एनसीएससी ग्रेजुएशन किया, और तब से अभी तक माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम है, और अभी जैसे आप लाहौर आईआईपी के एक चेयरपर्सन भी हैं, वहाँ से अभी तक सस्टेन करना और फिर इवॉल्व जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हो रही है उसके साथ साथ अपने आप को लेके चलना, स्टैंड आउट करना, लाइक इट्स सेल्फ बहुत बड़ी बात है ये माशाल्लाह, इट्स सेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। लाइक अगर हम पाकिस्तान के वेल नॉन लोगों का जिक्र करें, वेल नॉन आर्किटेक्ट्स का जिक्र करें, तो उसमें आपका नाम आता है। और यानी हम ये बहुत बड़ा क्रेडिट है आपकी पर्सनालिटी का या आपके हार्डवर्क का या आपकी ऑनेस्टी का, आपकी लॉयल्टी का, क्योंकि आप साथ साथ जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अभी आप बता रहे थे कि वो जो घर आपने 18 साल पहले डिज़ाइन किया था, आज आप उसको रेनोवेट करने के लिए भी उन्होंने आपको ही कॉल किया। तो आई मीन ये बहुत बड़ी बात है और हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं आप जैसे लोगों पे। और आप मुझे तो खुद बहुत ऑनर फील हो रहा है कि मैं आज आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ। आई एम श्योर कि जब मैं यहाँ से उठूंगी तो मेरी अपनी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो गई होगी। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि एक आर्किटेक्ट की कामयाबी सिर्फ इस हद तक नहीं है कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसने डिज़ाइन करके दे दिया। उसकी कामयाबी ये है कि उस प्रोजेक्ट के इख्तिताम के बाद भी उसके दरवाजे उस आर्किटेक्ट के लिए खुले रहें। बिल्कुल, पहली बात ये आ गई। अब आप जब आर्किटेक्ट को, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर एक और सलाहियत होती है मौजूद, और वो ये होती है कंपैटिबिलिटी। देखिए, हर तरह के और हर नेचर के और हर क्या कहना चाहिए, स्टेटस ऑफ लाइफ के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। बिल्कुल, आप उनके मुताबिक अपने आप को स्विच करते हो, ठीक है जी। अब मेरे पास अगर कोई 10 मरले का घर डिज़ाइन कराने के लिए क्लाइंट आ रहा है, उसको मैं वो आइडियाज़ नहीं दूंगा जो मैं कोई 2 केनाल वाले को दूंगा। ऐसे ही तो ये आप आर्किटेक्ट के अंदर ना एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की ना सलाहियत होती है, बल्कि मैं स्विच ऑफ का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, एडेप्टेबिलिटी है कि आप अपने क्लाइंट और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को किस तरह एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो आजकल एक बज़ वर्ड बड़ा फेमस है सस्टेनेबिलिटी, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसकी बड़ी डिमांड है, इसको आप अपनी डिज़ाइन फिलॉसफी में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इसको फेमस, मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा, जो आपने फेमस का बात की है, तो बड़ा लेट फेमस हो रहा है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ। हम ज़मीन जो अर्थ है, हमने इसके वसाइल के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर चुके हैं हम लोग। सही। दिस इज़ द हार्ड टाइम कि हमें इसके बारे में सोचना है। और आर्किटेक्ट माशरे की वो लोग हैं जो एक तरह से आपकी सोसाइटीज़ को शेप दे रहे होते हैं। बिकॉज मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और समझी भी, और इसीलिए आगे भी कह रहा हूँ, कि एक आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट है ना, वो उसके यूज़र के लाइफ पैटर्न को इफेक्ट करता है। अब आपने जो चीज़ बना दी है, यूज़र बाउंड हो गया है उसको उस तरह यूज़ करने पे। एक सर्टेन हद तक वो उसके अंदर अपने हिसाब से इंटरवेंशंस कर सकता है, ज़्यादातर वो करेगा। तो आर्किटेक्ट्स जो है वो आपकी सोसाइटीज़ को बना रहे हैं, वो आपके माशरे की शक्ल तश्कील दे रहे हैं। अब उसके अंदर अगर हम ये बात करें कि सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, हम ज़मीन के ऊपर मौजूद वसाइल का मज़ीद नुकसान करेंगे। अब सस्टेनेबिलिटी कुछ लोगों की नज़र में ये है कि आप चंद पौधे लगा देंगे, नहीं, आप मटेरियल्स की सिलेक्शन के बारे में भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करें, सोचें इस बारे में। आप ये भी देखें कि जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें कितने वसाइल का ज़िया होगा और कौन सी ऐसे मटेरियल्स और अवामिल होंगे जो कि इस चीज़ को फ़ायदा देंगे। आप अगर लेट सपोज आप मिसकत FF स्टील की बात करते हैं, अब मेरे इल्म में है कि जी वो एयर पोल्यूशन क्रिएट ना करने के लिए किस कदर काम करते हैं, बिल्कुल, वो पानी के रीयूज के ऊपर कितना काम करते हैं। बिल्कुल, ये भी सस्टेनेबिलिटी के सो ट्रू टाइटल के अंडर हमारा, आएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर हाँ मैं आपसे बात करूं कि आपके कोई मेंटोर होंगे या कोई एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जिसने बिल्कुल आपके करियर को चेंज कर दिया हो या शेप कर दिया हो, और कोई आपकी इंस्पिरेशन, तो कोई ऐसी पर्सनालिटी या कोई ऐसा मोमेंट आपके जहन में है? जी बिल्कुल। देखिए, मेंटोर तो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ बेशुमार मिल जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस होगी, आज एक है, कल 2 हो जाएंगे, परसों 3 हो जाएंगे, लेकिन एक इंस्पिरेशन होती है। मैंने हमेशा
जब से मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट बना और फिर ग्रेजुएट हुआ और प्रैक्टिस की, तो नैयर अली दादा साहब हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रहे। मेरी उनसे मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, फेस टू फेस। अच्छा। तो मैंने उनको ख़ास तौर पे ये चीज़ मेंशन की कि सर, मुझे इत्तेफाक ये हुआ है कि आपसे फेस टू फेस मैं आज मिल रहा हूँ, लेकिन मैं कई पॉडकास्ट में और मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने हमेशा आपका नाम लिया। तो ही इज़ अ वेरी हम्बल नाइस, पर्सन और उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया और बहुत शुक्रगुजार भी। अब तो खैर मेरी उनके साथ फ़ोन पे भी बात हो जाती है और जब कभी मैं कॉल करता हूँ तो आई एम सो मच ग्रेटफुल कि वो हमेशा कॉल भी रिसीव करते हैं। अच्छा फैसल साहब, अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स की और आर्किटेक्ट्स की, बिकॉज इंजीनियर्स, मैं खुद भी इसी इंडस्ट्री से हूं, अगर मैं इंजीनियर्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो इंजीनियर्स बात कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ की और आर्किटेक्ट्स बात कर रहे हो एस्थेटिक्स की। तो क्या फ़र्क होता है और आप कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज इंजीनियरिंग में हमें हर जगह पे कॉलम्स चाहिए, हमें चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, उसका स्ट्रक्चर जो है बस वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट्स की, तो उनको बहुत खूबसूरत बनाना होता है, उसको क्रिएटिविटी ऐड करनी होती है, एस्थेटिक्स के साथ वो प्ले करते हैं, बड़े लॉन्ग स्पैन्स चाहिए होते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग नहीं लगता आपको उनके साथ काम करना या इन चीज़ों को मैनेज करना? आप कैसे कन्विंस करते हैं उनको, या खुद वो आपको कैसे कन्विंस करते हैं? हाँ जी, ये इस मज़े की एक रिलेशनशिप बन जाती है इंजीनियर्स के साथ, स्पेशली अगर आप उनके साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। और होता ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया, इंजीनियर ने किसी भी सूरत उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा, आर्किटेक्ट भी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के ऊपर कभी बात नहीं करेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो हमेशा सॉल्यूशन मांगेगा। यहाँ पे आगे थोड़ा सा आता है कि इंजीनियर की कोशिश होती है कि वो आपको जो कैलकुलेशन करके दे रहा है, जो डिज़ाइन करके दे रहा है, वो उसके जनरली सॉफ्टवेयर बेस पे होते हैं। आर्किटेक्चर जो है वो सॉफ्टवेयर बेस नहीं होता। मैं अगर एज ए आर्किटेक्ट एक चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ और आप कर रही हैं, तो दोनों दो डिफरेंट डिज़ाइन सॉल्यूशंस निकल आएंगे। तो आर्किटेक्ट्स की जहाँ पे कहीं कोई बात आती है कि इंजीनियर्स के साथ बनती नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है। वो बल्कि सिर्फ डिज़ाइन सॉल्यूशंस के ऑप्शंस क्या, अच्छा मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अब कुछ अरसा हो गया काफ़ी उनके साथ काम करते हुए, तो जनरली हम एक दूसरे की वोकैबुलरी समझ जाते हैं। तो वो बल्कि ख़ास तौर पे मेरे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो तो ड्राइंग देखते साथ कहेंगे, सर ये प्रोजेक्ट प्योरली आपका डिज़ाइन है, ये आपके ऑफिस में काम करने वाले आर्किटेक्ट, मैं अब आपकी लाइनें भी समझ जाता हूँ कि आपने किस तरह की स्पेस निकाली है। दिस इज गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि कैसे एक दूसरे की समझ आ जाती है। ठीक। अच्छा, अगर मैं लाहौर के आर्किटेक्चर की बात करूं, जो कि आजकल बहुत इवॉल्व हो गया, मतलब लाहौर का बड़ा ही खूबसूरत सा है, जैसे बादशाही मस्जिद की बात की जाए, लाहौर फोर्ट की बात की जाए। अच्छा, इसका रीजनल इम्पैक्ट क्या है? मतलब ऑब्वियसली आपने नेशन वाइड काम किया, लाहौर के अलावा आपने डिफरेंट सिटीज़ को भी, डिफरेंट सिटीज़ के प्रोजेक्ट किए हैं। तो लाहौर के प्रोजेक्ट्स में और बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या फ़र्क होता है? एक तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए होगा। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या लाहौर का जो आर्किटेक्चर है वो इवॉल्व हो रहा है, या फिर वो अभी भी अपने रूट्स पे ही है? यानी जो हमारी वो बड़ी जैसे फोर्ट वाली रूट्स थी, या एक एस्थेटिक्स थे मुगल्स वाले, क्या हम वहां पर हैं या हमने इवॉल्व किया? इवॉल्व का लफ्ज नहीं कहना चाहिए हमें। हम अपने कुछ ट्रेडिशनल एलिमेंट्स थे, कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे जिनको हम लेकर चल रहे थे। उसके अंदर मैं एक वर्ड यूज करूंगा, इन्वेजन। एक होती है अडेप्टेबिलिटी, आप किसी चीज से इंस्पायर हुए, आपने उसको अडेप्ट किया। एक होती है इन्वेजन। करंटली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो गई जिसमें मैं इसको इन्वेजन का लफ्ज इसलिए दे रहा हूँ कि वो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स के साथ और हमारे लाइफस्टाइल्स के साथ मैच नहीं करते। ट्रू। तो इन चीजों को, इस वजह से मैंने इसको एक I got it. हार्ड वर्ड बोला कि बिल्कुल। इन्वेजन है। देखिए, जो लाहौर है, लाहौर का जब कभी नाम आता है ना, तो समहाउ हम उस पुरानी मुगल एरा की बिल्डिंग्स, कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग से हम बाहर नहीं निकल पाते। उसकी रीज़न ये है कि ऐसा तो नहीं है कि मॉडर्न टाइम्स में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, वो भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उनको देख के फर्दर इंस्पिरेशन आपको नहीं किसी जगह पे होती नजर आती है।
अच्छा, एक और बात बताइए, आप जब किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो मटेरियल सिलेक्शन जो होती है आपके प्रोजेक्ट में, जब भी आपको मटेरियल सिलेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, टाइल्स हो, पेंट हो, और जब आप अपने क्लाइंट को कोई रेफर कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, तो उनका फोकस क्या होता है? क्वालिटी पे होता है, कॉस्ट पे होता है? हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। आजकल के दौर में आपको पता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बिल्कुल। अब जो हमारे पास आते हैं क्लाइंट, जनरली उन्होंने बहुत कुछ गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। बिल्कुल। दो तरह के क्लाइंट होते हैं, जो मैंने बात जहाँ से शुरू की कि कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइस कॉन्शियस होती है, बिल्कुल। और एक जुमला जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि कम खर्च बाला नशी। तो मैं अक्सर इस जुमले के ऊपर मुस्कुरा देता हूँ। मैंने कहा जी, कम खर्च तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब बाला नशीन की आप बात करेंगे, वहाँ पे आपने उसको खुद से ही नहीं ऑब्जर्व करना। जहाँ मैंने अपनी शुरू में बात की थी कि प्रोजेक्ट को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि हमारे क्लाइंट का बजट क्या है, उस प्रोजेक्ट की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, उनका स्टाइल क्या है, और जो मैंने बात की कि अब लोकली अवेलेबल मटेरियल्स क्या है। अगर हम सीमेंट की बात करेंगे तो उसमें आपके पास वो बहुत वास्ट रेंज नहीं है सिलेक्शन के लिए। आप सरिये की बात करेंगे, स्टील की बात करेंगे, उसमें डिफरेंट कंपनीज है। मिसाल के तौर पर अगर हम एफएफ की बात करते हैं तो मैं अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ज़रूर पूछूंगा कि आप कौन सा स्टील रिकमेंड कर रहे हैं, किस ग्रेड का कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो रीज़न मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को दूंगा कि जी इस वजह से हम फॉर एग्जांपल एफएफ स्टील को कर रहे हैं, तो ये रीज़न है आपने इसको बाय करना है। उसके बाद जो फिनिशिंग मटेरियल्स है ना, उसमें एक वास्ट रेंज अवेलेबल होती है। वहां पे जाके बात आती है कि आपने क्वालिटी को भी देखना है, आपने कॉस्ट को भी देखना है, और आपने ये देखना है कि जो आज आप 1,000 रुपया लगा रहे हो और किसी और चीज़ का कंपैरिजन में जो कि 1,200 रुपये पे है और इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो डिफरेंस 1,200 का नहीं है। मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाता हूँ, वो डिफरेंस होता है 200 रुपये का। आप उस 200 को कंसिडर करें, ज़रूर करें। और अगर आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट है, जो कि आपको गाइड लाइन प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, तो डू लिसन टू देम। अच्छा, ये जो अभी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, इसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी इफेक्ट किया, हमारी फ्यूल प्राइसेस को भी इफेक्ट किया, तो इसका क्या इफेक्ट आया है डेवलपमेंट इंडस्ट्री में? क्योंकि ये बहुत रीसेंट है, तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसपे एकदम असर नहीं आता। जो चीज़ चल रही होती है उस तक ये असर आते थोड़ा टाइम लगता है, और बाज़ दफ़ा वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या बाज़ दफ़ा मज़ीद एस्केलेट हो जाती है। तो अभी इसके असरात तो हमारे पर नुमाया आने वाले दिनों में ही होंगे। लेकिन अगर आप जनरली बात करें तो जब महंगाई होगी तो वो हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है। आपका फ्यूल की प्राइस ऐसी है कि जिसमें हम जिस मुआशरे में बैठे हुए हैं, तो एक बंदे ने अगर 1 रुपया प्राइस बढ़ानी है तो दूसरा बंदा जो है वो 2 रुपये बढ़ाएगा, तीसरा वो 3, तो वो ट्रिगर ऑफ करती हैं चीज़ें। इसको गवर्नमेंट लेवल पे ही कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ हमें भी अपने सिविक सेंस को अप्लाई करना चाहिए, हमें भी कोई जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बताइए कि where do you see Pakistan's architecture industry in the next 10 to 15 years? हमारी पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं और मज़ीद मुतवक्को हैं। उसकी एक मैं बेसिक रीज़न आपको ये बताता हूँ। इस साथ ज़िंदगी के और शोबों में एआई इफ़ेक्ट कर रही है, इसी तरह हमारी फील्ड पे भी एआई आ रही है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें एक कॉमन पर्सन भी अपने लिए कोई इंटीरियर की डिज़ाइन स्पेस एआई से करवा रहा है, करके देख रहा है कैसा हो रहा है। बहुत से ऑफिसेज में, जिसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, उनकी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ आ रही है कि वो करके देखते हैं, अपने क्लाइंट्स को पहले से दिखा देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बनने से पहले उनको दिखा दिया जाता है, एक वर्चुअल टूर उनको करवा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आर्किटेक्चर स्टाइल में तो इतना फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस को ज़रूर ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। और देयर आर ऑलवेज
some positive aspects and some negative aspects. तो मेरा ख्याल है हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अगर सामने रख लें तो फिर नेगेटिव को ना तवज्जो दी जाए तो ज्यादा सही, बेहतर बिल्कुल है. बिल्कुल ठीक बात करें. अच्छा, कोई एडवाइस देंगे आप जो आजकल का इमर्जिंग टैलेंट है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए ग्रेजुएट होकर इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? एडवाइस बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क करें इन द राइट डायरेक्शन, कंसिस्टेंट रहें, लॉयल रहें अपने प्रोफेशन के साथ. मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ईमानदारी, हम एक कॉमन बात करें तो हमारे ज़हन में आता है ईमानदारी सिर्फ पैसे की है. नो, ईमानदारी आपकी नीयत की भी है, ईमानदारी वक़्त की भी है, ईमानदारी डेडिकेशन की भी है, ईमानदारी आपके मशवरे की भी है जो आप एज ए आर्किटेक्ट कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को दोगे. सो बी ऑनेस्ट और डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड. ग्रेट ग्रेट. बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. तो अब एक मज़े का सेगमेंट खेलते हैं, हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं और मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगी और आप रैपिडली उनको आंसर जरूर. कीजिएगा. वैसे मैं कभी भी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा हूँ, चले इसी बहाने. चलें जी. मुझे बताइएगा योर डिज़ाइन स्टाइल इन वन वर्ड. प्रैक्टिकल. अ ग्लोबल आर्किटेक्ट यू एडमायर. नॉर्मन फॉस्टर. अ सिटी दैट इंस्पायर्स यू. अदर देन पाकिस्तान, मेलबर्न. चाय और कॉफ़ी. कॉफी. स्केचिंग बाय हैंड और डिजिटल डिज़ाइन. स्केचिंग. वन ओवररेटेड ट्रेंड. जिसको यहाँ पे स्पेनिश बोला जाता है, वैसे तो क्लासिकल है. ओके. वन मस्ट हैव साइड आइटम. दैट कीन विजन ऑफ योर बीइंग एन आर्किटेक्ट, कि आपको नजर आए कि क्या काम हो रहा सही. When you are not working, then you are है. प्लेइंग विद माय फोन. Faisal Sami in one hashtag. बड़ा मुश्किल है लेकिन इसका जवाब मैं दे सकती हूँ. कंसिस्टेंट And honest. Thank you for being with us. It was a lovely and very informative talking to you. मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत लर्न किया है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू Thank you सो very मच much. फॉर हैविंग मी.